आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आपको सर आज ये नमस्कार कैसे? भाई याद आ गया तो कर दिया। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, वट एवर जो भी है, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आई थिंक वो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, शेयर कर सकते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ बस। दूसरा फिर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा, हम अब पॉइंट पे आते हैं कि कल मैंने आपसे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में, मैं फिर ये कल बोल लेता हूँ क्योंकि मैं डे बाय डे लेक्चर बनाता हूँ, कभी कभी हो जाते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशंस के टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन एनसीईआरटी जो था, ठीक है, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आई थिंक आप लोगों ने भी कंप्लीट सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, तो व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ, मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूं कि आज हम रिलेशन के बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, हालांकि रिलेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और स्टूडेंट्स, दोस्तों, बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि फंक्शंस जो है 11th क्लास में भी आया था, ठीक है, और वहाँ पर आपने जो पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे 12th क्लास के फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आपको पहले 11th क्लास के फंक्शंस पर जाना पड़ेगा और पहले मैं उसके बारे में आपको कुछ रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको वो फिर से पढ़ना है आगे, ऑफकोर्स उसका डेफिनेटली यूज तो होना ही होना है, ठीक है। सो प्लीज़ आप उसे अच्छे से समझेंगे। मुझे पहले 11th क्लास का जो टॉपिक है उसको पढ़ाना है आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देन वी विल कम टू द आवर ओरिजिनल टॉपिक इन द 12th क्लास, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ फंक्शंस के बारे में, जहाँ मैंने अपने स्टार्टिंग में ये लिख दिया ऊपर कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, यस, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन, कल मैं आपके शायद कुछ एक बात बोलकर छोड़ गया था बीच में, उसमें एक स्टेटमेंट बोल के गया था कि फंक्शन जो है ना इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप है रिलेशन की। स्पेशल क्या है, चलो देखते हैं, लेट अस सी। मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, एक्स और वाई। इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमने ये पढ़ा है कि रिलेशन अगर मैं बोलूं एक्स और वाई के बीच में, आपको पता है इसके चारों एलिमेंट के साथ को रिलेट कर सकते हैं। इट मीन 16 ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। ओके जी, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन रिलेशन ने ये कहा, क्या कहा रिलेशन में, आपने ये पढ़ा कि अगर मैं रिलेशन एक्स टू वाई की बात करता हूं तो आपको पता है कि सर इसके हर एलिमेंट वाई के एलिमेंट से रिलेट करेंगे और इसमें एक्स को डोमेन कहा जाता है और वाई को क्या कहा जाता है? को डोमेन कहा जाता है। एक्स के जो एलिमेंट वाई के साथ रिलेट करेंगे वो उसकी रेंज में आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये रिलेशन की डेफिनेशन थी, ठीक है। यानी कि रिलेशन में आपने ये पढ़ा कि ए 1 के साथ भी रिलेट कर सकता है, 2 के साथ भी कर सकता है, 3 के साथ भी कर सकता है, बी भी हो गया, सी भी हो गया, ऐसे डी हो गया, सी डी 4 के साथ भी रिलेट कर गया। तो यानी कि मैं जस्ट अपनी तरफ से जहां जहां मैंने एरो लगाया है वो रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर सब दिखाओ, खुद दिखा देना यार, 16 के 16 बन जाएंगे। अब इन्हीं को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। ये रिलेशन था, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए बी सी डी 1 2 3 4। ये रिलेशन की डेफिनेशन थी जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था यार कि मेरा एक एलिमेंट को डोमेन का हर एलिमेंट जो है, चाहे मैं हर एक एलिमेंट लूँ या ना लूँ, हालांकि मैंने यहाँ चारों ले लिए। मैं ये चाहता तो मैं एबीसी को सिर्फ रिलेट करा देता वाई के साथ, मतलब कोडोमेन के साथ। अब मेरे इस पॉइंट पर आइए जहां मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ।
फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, है तो वो भी रिलेशन, बट उसमें क्या स्पेशल है वो सुनिए। स्पेशल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे डोमेन का हर एलिमेंट यूज होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो ये कह रहे हैं कि मेरा हर एलिमेंट यूज होगा और हर एलिमेंट की यहाँ पर यूनिक इमेज होगी। मतलब वो ये कह सकता है, ये देखो, डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज होगी। अब आप इमेज की बात कर रहे हो यार, इमेज तो पढ़ ही चुके हो ना, कि आप डोमेन से कोडोमेन जाओगे तो उसे इमेज कहा जाएगा, कोडोमेन से डोमेन पर आओगे तो उन एलिमेंट्स को प्री इमेज कहा जाएगा। मतलब ये कि ए की इमेज यहाँ 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 2 है, डी की इमेज 3 है। फिर उधर से रीड करो, कोडोमेन से 1 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज जो है यहाँ पे, 2 की प्री इमेज ए बी है, 2 की प्री इमेज सी बी है, और 3 की इमेज डी है। अब आप कहोगे सर 4 के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं कहूंगा यार 4 के पास तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, 4 की तो प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से, फंक्शन कैसे हुआ। आप फिर से डोमेन पर आइए, डोमेन ने क्या कहा, ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव इट्स यूनिक इमेज। यार यूनिक इमेज नहीं है, बी की इमेज तो यूनिक ही है ना, सिंगल इमेज ही तो है ना, दो थोड़ी है ना। तो व्हाट आई वांट टू से दैट बी हैव अ यूनिक इमेज दैट इज 2, सी हैज अ यूनिक इमेज दैट इज 2, सी हैज अ यूनिक इमेज दैट इज 3। ओके, तो इंडिविजुअल इमेज है, बेशक दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए इससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन उस एलिमेंट की यूनिक इमेज तो काउंट होगी ना। बेशक उस डोमेन के अंदर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा एलिमेंट सेम ही इमेज ले रहे हो, तो इट डजंट मैटर। ओके, सो दिस इज अबाउट द फंक्शन। अब लिखा कैसे जाए वो भी सुन लीजिए। देखिए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन let x and y are two non-empty sets। ओके, तो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है, पहली कंडीशन ये, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ x, यहाँ x कौन है, डोमेन है। फंक्शन को हम दूसरी बात क्या बोलते हैं यार, मैपिंग भी तो बोलते हैं ना। मैपिंग ही तो है, यही तो चेक कर रहे हो ना, एक एलिमेंट की इमेज दूसरे में चेक कर रहे हो, मैपिंग ही तो है ये। तो यहाँ पर क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स डोमेन, ठीक है, हैज इट्स यूनिक इमेज इन वाई दैट इज कोडोमेन। क्लियर है, अरे क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज इन वाई दैट की कोडोमेन। ओके, तो अब इसे लिखा कैसे जाता है, यानी कि जब मैंने कहा कि एक्स वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है और मैं फंक्शन को तैयार कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं दैट इज एफ इज सच दैट एफ इज अ मैपिंग एक्स गोज टू वाई। ओके, अब मान लीजिए मैंने x एलिमेंट लिया कोड डोमेन से, ठीक है, और y एलिमेंट लिया कोड डोमेन से, तो इनको कैसे रिलेट करूंगा भाई, यहाँ पर ना x एलिमेंट है, उस पर मैपिंग लगा f ऑफ x दैट इज इक्वल टू y, ठीक है, और आप इसको क्या लिखोगे, आप कहोगे x एंड y बिलोंग्स टू f। देख लीजिए, ठीक है, x एंड y बिलोंग्स टू f। ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है भाई। मैंने क्या लिया, मैंने दोनों एलिमेंट ले लिए, x एलिमेंट लिया डोमेन से, y एलिमेंट लिया को डोमेन से, ठीक है। फिर क्या शो कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ x पर मैपिंग लगी भाई, मैपिंग क्या लगी, f की मैपिंग लगी दैट बिकम इक्वल टू y, क्योंकि मैंने x को y के साथ एसोसिएट किया है। x कुछ भी हो सकता है, डोमेन का एलिमेंट, बट y कोडोमेन के अंदर है, तो कोडोमेन को मैंने से एसोसिएट कर दिया, दैट इज fx इक्वल टू y implies that xy belongs to f। ओके, f इज अ फंक्शन, ठीक है। इससे एक बात निकल के आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इससे क्या एक बात निकल के आती है, इस एग्जांपल को देखो, अगर मैं अभी बोलूं कि मैपिंग थी x टू y, ठीक है,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए का जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी हो सकती है, क्योंकि डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट आपने लिया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए को अगर मैं चूज करता हूँ तो ए की मैपिंग क्या है, ए की इमेज क्या है 1, तो यहाँ पर ए हो गई एक्स की वैल्यू और बी वाई 1 हो गया y की वैल्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे भाई a1 बिलोंग्स टू f, ठीक है, क्योंकि a की इमेज क्या है 1 है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, f ऑफ a इक्वल टू 1, ये नोटेशन बार बार यूज होगी इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। f ऑफ a इक्वल टू 1, बी केयरफुल, f ऑफ a मतलब मैपिंग ऑफ a दैट इज इक्वल टू 1, द सेम थिंग यू अप्लाई ऑन b, mapping of P that is equal to 2, mapping of C that is equal to 2, means f of B equal to 2, f of C equal to 2, f of D is equal to 3. So this is the notation how can you write of the function, okay, in the domain and codomain, how can you correlate their elements, their values, okay. So यहाँ समझ में आ गया कि ये क्या था, ये था नोटेशन, कैसे आप फंक्शंस को लिखते हो। चलो इस बात से मैं एक बात और पकड़ता हूँ, ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में आए तो बताना, नहीं आए तो भी बताना, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन भैया ये है, प्लीज ध्यान दे सभी, मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरे टोन पर मत जाना यार, मेरी टोन बीच बीच में बदलती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन पे ध्यान से, बिल्कुल। सेकंड कंडीशन ये कि नो two ordered pair of f has same, not ordered pair of f has same first element, यानी कि ऑर्डर पे का जो पहला एलिमेंट है, पहली वैल्यू है, वो सेम नहीं होगी। ये तो सीधा सा पॉइंट था सर, समझ में वैसे ही आ गया। मेरा इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ए से 4 को रिलेट कर दूं, ठीक है, तो ए की मैपिंग 1 भी हो गई, ए की मैपिंग 4 भी हो गई, ठीक है। तो ए की 2 मैपिंग हो गई ना, ऐसे देख रहे हो, 2 मैपिंग हो गई। बट फंक्शन तो क्या कहते हैं, भैया मुझे तो एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग चाहिए, 2 कहां से आ गई, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नहीं है। क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं फंक्शन के तौर पर लिखता हूं तो a1 और a4, तो आप देख रहे हो 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन में आप वैसे ही आप देख लेना, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन मिले ना, तो सबसे आसान तरीका है यार, आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप ऑर्डर्ड पेयर में ना पहला एलिमेंट चेक करना कि पहला एलिमेंट सेम तो नहीं है किसी में, अगर सेम मिल गया तो आंख बंद करके बोलना है यार फंक्शन ही नहीं है, दैट्स इट, काम आसान हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है आगे, डन है। तो दिस इज अबाउट द फंक्शन। नाउ डोमेन और कोडोमेन के बारे में पता चला, डोमेन क्या है, डोमेन, अब यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। हाँ जी, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन दैट इज हैव एसोसिएटेड फ्रॉम x टू y, यानी कि x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, वहां से डोमेन और रेंज क्या होगा, देखिए जल्दी से फटाफट। यानी कि डोमेन क्या हुआ, आपका कंप्लीट सेट जो x है ना वो डोमेन हो गया, आपका कोडोमेन क्या हुआ भाई, कोडोमेन हो गया पूरा का पूरा सेट y। अब देख लीजिए, मान लीजिए जब मैंने x एलिमेंट लिया डोमेन से, y एलिमेंट लिया कोडोमेन से, जिसको मैं डोमेन के एलिमेंट का रिलेट कराऊंगा, तो अब बात आती है रेंज की, ठीक है। रेंज ऑफ f जो होगा ना वो सबसेट और इक्वल टू किसके हो सकता है, y के, मतलब रेंज ऑफ f y के इक्वल भी, यानी कि कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है और कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है। आप कहोगे सर ये बात तो हमने वहां भी पढ़ा था, तो हाँ रिलेशन में भी आपने बात पढ़ा था, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे हो ना फंक्शन के ऊपर कंडीशन क्या है, फंक्शन का हर एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, जबकि हमारे रिलेशन में क्या था, जो रिलेशन बन गया वो सिर्फ अपने अपने डोमेन और कोडोमेन उठाएगा, दैट्स इट, और उसे किसी की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, इसीलिए यहाँ पर रेंज ऑफ एफ क्या हुआ, सबसेट और इक्वल टू वाई, दैट इज कोडोमेन। डन, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं इमेज और प्री इमेज के बारे में, पता चल गया था ना,
या फिर से बताऊं? पता चल गया होगा आई थिंक, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एरो डायग्राम समझ में आया ना सभी को? एरो डायग्राम में फंक्शन पता चल गया होगा इजीली कि हाँ कैसे डोमेन के हर एलिमेंट को आपने कोडोमेन के साथ दिखाया। एक बात और मैं लास्ट में फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि फंक्शन की पहली कंडीशन क्या थी, फंक्शन क्या होता है, फिर से देख लीजिए। ये फंक्शन डिसाइड हुआ x2y, इसकी पहली कंडीशन कि डोमेन का हर एलिमेंट अपनी इमेज किस में रखेगा, y में, कोडोमेन में रखेगा। y इज कॉल्ड अ कोडोमेन सेट, ठीक है। अगर वो उसमें इमेज रख रहा है तो भैया सीधी सी बात है, x का हर एलिमेंट मतलब x यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट जो अपनी इमेज कोडोमेन में रख रहा है उसके पास होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज डोमेन के हर एलिमेंट के लिए होगी। जरा सोचो, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में है, तो कोडोमेन के अंदर जो मान लीजिए यहाँ 4 एलिमेंट हैं, तो 4 इमेज यहाँ होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए? बताओ कितनी? 4 से 5 हो सकती है, 4 से 3 हो सकती है। अरे हो सकती है यार। मतलब मैं ये कह सकता हूँ फंक्शन जो है ना, देखो मेरे फिंगर पे थोड़ा ध्यान देना, फंक्शन में ना ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल है। ये क्या हुआ सर? अरे यार 2 एलिमेंट नहीं हो गए, उनकी सेम इमेज हो सकती है। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। मेरे फिंगर पे जा रहे हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती फंक्शन में। इट्स नॉट अ फंक्शन। ऐसे हो सकता है कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। समझ रहे हो? अच्छा, तो ये फंक्शन हो गया, डन। अब मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट क्या है फंक्शन को लेकर? रेंज हो गया, इमेज हो गया। फिर दूसरी बात मैंने आपको समझा दिया, कोडोमेन के अंदर पहली कंडीशन फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये कि कोडोमेन के जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज डोमेन में दें। सीधा सा पॉइंट दिखाऊं आपको, अभी अभी समझाया था। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास A B C D है, 1 2 3 4 है। A की इमेज 1 है, B की इमेज 1 है और C की 3 है और D की 2 है तो यार फंक्शन ही ना। देखो आप, डोमेन की हर एक की यूनिक इमेज है, ए की यूनिक इमेज 1 हो गई ना, ठीक है। बी की यूनिक इमेज 2 हो गई, सी की इमेज 3 और डी की इमेज 2। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो कोडोमेन में 4 यानी जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इट मींस कोडोमेन में जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट इन्वॉल्व हो अपने प्री इमेज से, किसमें? डोमेन में। तो ये डेफिनेशन ऑफ किसकी है? डोमेन और कोडोमेन के बारे में, फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शंस की मेन डेफिनेशन है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। काफी लंबा टाइम खींच गया इसके अंदर। इसके बाद ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीधा सा पॉइंट है, ज़्यादा बेसिक पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। फंक्शंस के बाद हमारे पास सीधा सा पॉइंट आता है यार कि आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो अब उस टाइप्स ऑफ फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगी, रोस्टर फॉर्म। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे बताओ फटाफट से। यहाँ पे 1 1 1 2 2 3 4 5 क्या ये फंक्शन है? सीधा बोलोगे नहीं है सर, साफ साफ दिख रहा है। देखो मैंने बोला था ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ले रखा है मैंने तो। हाँ तो हाँ वन करके कह रहे फंक्शन है ही नहीं। बेशक 2 सेट दे रखे होंगे x2y, क्या क्या दे रखे होंगे वो नहीं देखा मैंने, सीधा देखा है फंक्शन है ही नहीं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम आ गया। ओके, नेक्स्ट हम अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। यस बच्चों, अब देखो मैंने आपको भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए बोला, उससे पहले छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। आपको याद है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताया था 2 की पावर p क्यू, जब p एलिमेंट लिया था ए सेट में, बी सेट में क्यू एलिमेंट लिया था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बने? 2 रेज़ टू द पावर p क्यू, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे आएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कितने बनेंगे वह बताना है बस आपको। ए सेट दे रहा हूँ, बी सेट दे रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट x यहाँ पर p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स y में q, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दैट इज q। तो मैं सीधा सा अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ कि नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे टोटल, ठीक है, वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, मतलब क्या हो रेज टू द पावर p।
ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि सेकंड यानी कि कोडोमेन के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनकी पावर डोमेन के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। आपको कि सर ये कैसे हुआ, हमें ये भी बताओ, तो यार वो बता ही देते हैं, देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ फंक्शन बाद में बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जल्दी से देखो क्या है। देखो अब आपके पास ना ये डोमेन है और ये आपके पास कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एलिमेंट क्या है, A1 A2 A3, कहाँ तक P नंबर ऑफ एलिमेंट है ना आपके पास। यहाँ पर B1 B2 B3, कहाँ तक है B ऑफ Q, मतलब आपके पास कितने एलिमेंट हो गए, Q नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक है। A1 A2 ऐसे लेके P छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, और यहाँ पर है B1 B2 B3 से BQ, यानी P नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में और Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन में। अब आप मुझे बताइए, जब आप फंक्शन कहते हो, फंक्शन के पास फ्रीडम है यार कि वो अपने कौन से एलिमेंट से यहाँ पर इमेज यूज करेगा। तो इसका मतलब A1 जैसे मैंने चूज किया पहली बार में, तो इसके पास कितनी चॉइस होगी, सोच के बताओ। इसके पास चॉइस होगी कितना, वो 1 के साथ भी इमेज बना सकता है, 2 के साथ भी इमेज बना सकता है, 3 के साथ भी, Q के साथ भी। तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितनी इमेज होगी, Q इमेज होगी, ठीक है, इनटू में। अब आप आ जाओ A2 के ऊपर। अब A2 है सेकंड एलिमेंट, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन को ये फ्रीडम है कि जो A1 ने इमेज यूज करी थी A2 वही इमेज यूज कर सकता है, मतलब A1 ने जो इमेज यूज की है A2 भी वही इमेज यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या, फंक्शन तो होगा ही ना, वो एट ए टाइम तो एक ही यूज होगी, वो बात की बात है, पर फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। जो A1 ने यूज कर ली A2 भी वो यूज कर सकता है ना, कर सकता है नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि इसके पास भी फ्रीडम है कि वो B1 B2 B3 से लेके BQ तक कोई भी इमेज ले ले, तो वो भी कितने टाइम हो गया, Q टाइम्स हो गया। ऐसे ही इसके पास A3 के पास है, Q टाइम्स हो गया, लास्ट वाले के पास भी Q टाइम्स हो गया। अब आपको ये देखना है कि Q कितने टाइम्स हो गया, Q कितने टाइम्स हो गया। अरे भाई ये कितने टाइम्स हुआ, एलिमेंट कितने थे P, तो कितने टाइम्स हो गया भाई, ये P टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स हो गया, P टाइम्स। तो अब आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो यहाँ 10 एलिमेंट होते हैं, यहाँ Q ही है, तो ये 10 एलिमेंट क्या करते, पहला एलिमेंट Q इमेज लेता, Q टाइम्स तक यूज करता, सेकेंड एलिमेंट पे फिर Q टाइम्स, तो इसका मतलब 10 टाइम्स होता। तो आप क्या बोलते सर, Q 10 टाइम्स है तो Q की पावर 10 कर दो, तो Q P टाइम्स है तो Q की पावर कितना हो गया भाई, P। तो हो तो गया फिर नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। कंफ्यूजन है, फिर बता देता हूं कि पहले एलिमेंट को फ्रीडम है कि वो कोई भी इमेज यूज कर ले, तो उसके पास क्यों इमेज की है, क्यों ऑप्शन है उसके पास, मतलब टोटल क्यों एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, तो क्यों एलिमेंट्स तक इमेज यूज कर सकता है, सेकंड एलिमेंट भी क्यों एलिमेंट तक इमेज यूज कर सकता है, ठीक है। तो थर्ड भी ऐसे ही है, तो लास्ट में P टाइम्स तक ऐसे चलेगा, तो कितना हो गया, क्यों की पावर P, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया क्यों की पावर P। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, फिर मैंने यूज किया, किसे यूज किया, सेकंड देखिए इक्वल फंक्शंस के बारे में बता रहा था कि इक्वल फंक्शंस कैसे होते हैं। इक्वल फंक्शन या सीधा सा पॉइंट है, इक्वल फंक्शन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है। अब आपको पता है दो फंक्शन ले लेता हूं मैं, वो इक्वल कैसे कहलाएंगे, उनको कैसे इक्वल फंक्शन कहा जाएगा। फर्स्ट है एफ, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी मैपिंग क्या है A to B। सेकंड है जिसकी मैपिंग क्या है C to D। तो टू फंक्शन आर इक्वल कब होंगे, इफ फर्स्ट डोमेन, इनके दोनों के डोमेन इक्वल होंगे, देखो A इक्वल टू C होगा, और सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों के कोडोमेन इक्वल होंगे, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो आपने इसके अंदर एलिमेंट लिया है और जो एलिमेंट इसमें लिया वो भी कॉमन होना चाहिए ना डोमेन में, डोमेन का एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, fx इक्वल टू gx, ठीक है। मतलब fx, f यानी कि मैपिंग किस पे लगेगी, x पे, x का है डोमेन में, y यहाँ पे क्या है, x का है डोमेन में, किसके, g के डोमेन में, f का है, ये वाला x का है f के डोमेन में, ये वाला x का है g के डोमेन में, वेयर x बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, x बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन, इसलिए fx इक्वल टू gx, यानी कि दो फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। अच्छा, तीसरी कंडीशन देखो, मैंने यहाँ बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, बॉक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है कि चेक द फंक्शन। फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, अरे भैया फंक्शन को चेक करते हैं बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट से, बड़ा आसान सा था ये तो, 9th 10th में पढ़ा था, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा था वहां तो। लेकिन आपको ये पता है कि ये फंक्शन कैसे है, मुझे बताओ, ये फंक्शन है क्या,
फंक्शन है तो हाँ जी कहोगे, वर्टिकल एंटेस्ट से फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ क्या ये फंक्शन है क्या ये वाला? नहीं है। वर्टिकल एंटेस्ट से क्या हुआ, यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ रिलेशन। ओके, इट्स अ रिलेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, इट्स नॉट अ फंक्शन। फंक्शन तो है ही, मतलब ये रिलेशन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी रिलेशन है, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, बट ये डेफिनेटली रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज एक ही एलिमेंट से आप देख रहे हो 2 वैल्यू मिल रही है आपको, यानी कि ये किसमें होता है, डोमेन में, और ये जो वैल्यूज होती है ये किसमें होती है, वाई यानी कि कोडोमेन के अंदर, तो वो तो रिलेशन में होता है भाई, फंक्शन तो ऐसे को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो ये था आपको बताया मैंने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताया। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये आपने बहुत पहले पढ़ा था बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भैया मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू, ये देखिए छोटी सी बात है मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि और y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें से कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है? आप कहोगे सर ये तो सर्कल की इक्वेशन बना रहा है, तो मैं कहूंगा यहीं से तो ये आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना ना, ये तो सर्कल की इक्वेशन बना रहा है। ओके, बट ये तो सेमी सर्कल की इक्वेशन बना रहा है भाई, और जब सेमी सर्कल बना रहा है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से फंक्शन ही हुआ, और ये क्या है, ये रिलेशन हुआ बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट, दैट्स इट। बहुत सारे एग्जांपल हैं, पैराबोला में भी ऐसे कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज अबाउट द चेकिंग ऑफ द फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, और उसके बारे में 2 इक्वल फंक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा शेयर कर रहा हूँ, बुक में आपको ये ना मिले, नहीं मिले, नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो right now what we have the types of functions, okay, and you know types of functions के बारे में जाते ही आपके दिमाग में 11th वाले फंक्शन घूमने लगते हैं, नहीं घूमने लगते हैं तो भैया घुमा लो, क्योंकि सबसे पहले मुझे के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बोला ना मैं 11th का रिकॉल कराऊंगा, जैसे मैंने रिलेशन में रिकॉल कराया था कि स्टार्टिंग में सीधा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिशन में जोड़ देता, तो थोड़ा कहते हैं आप सर इतना तो ज़्यादा पहले किया हुआ है। अरे भैया सबने तो नहीं किया ना, कुछ एक ने किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट सबने तो नहीं किया, इसलिए मैं फंक्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फंक्शंस को रिकॉल करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो 11th क्लास में आपने पढ़े हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हाँ जी, छोटे मोटे फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपने पढ़ा है, रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं, अरे यार जिसका डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल, दैट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, पॉलिनोमियल पता है जिसमें सारे क्या हो, पॉलिनोमियल्स आते हो, यानी कि कॉमन वेरिएबल एक ही तो वेरिएबल होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें एक ही वेरिएबल की पावर चलती जा रही है, x³ + x² + 1 इज इक्वल टू वाई। वाई क्या है, कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है ना, x की वैल्यू रखोगे। अच्छा याद आ रहा है कि फंक्शन में y = fx में डिपेंडेंट कौन, इंडिपेंडेंट कौन? ऑफ कोर्स यार x तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डोमेन को तो चिंता ही नहीं है ना, उसके डोमेन में आप मैपिंग लगाओगे तब जाके कोडोमेन में इमेज मिलेगी। तो सीधा सा पॉइंट हो गया यहाँ पर, तो कि यहाँ पर जब आप x को तो चिंता ही नहीं है, y को चिंता है कि मैं कौन सा यूज होने वाला हूँ कोडोमेन में, तो इट मीन्स x यहाँ डोमेन है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन वो तो यूज हो ही रहा है। अब आएगा क्या, डोमेन का तो हर एलिमेंट यूज हो रहा है, y क्या आने वाला है चिंता उसको है कि मुझे कौन सा वैल्यू यूज मिलेगी, कौन सी वैल्यू यूज होने वाली है मेरी कोडोमेन की। इसलिए x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। y डिपेंड किस पे है, x पे डिपेंड है, जो भी x की वैल्यू पर फंक्शन लगेगा, वैल्यू यूज होगी तो तभी y की वैल्यू आएगी, और y दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ भी मैं वही बता रहा था ना बीच में कि रियल वैल्यूड फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन याद है, px/qx, qx नॉट इक्वल टू 0, कौन सी कंडीशन पे, x की उस वैल्यू पे जिसपे डिनोमिनेटर 0 ना आए। ओके, रेशनल फंक्शन याद। चौथा आपने क्या पढ़ा था, चौथा आपने इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, वो एक बार मैं लिख देता हूँ, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन थोड़ा याद आ जाए आपको। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके फंक्शन तो डिफाइन है ही fx = y,
ठीक है। और इवन फंक्शन में क्या हुआ, जब मैं x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से और फंक्शन की वैल्यू पे फर्क ना पड़े, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो दैट इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या था, ऑड फंक्शन में क्या है कि माइनस रिप्लेस करने पर माइनस मिल रहा है आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x, तो दैट इज अ ऑड फंक्शन। f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज अ ऑड फंक्शन माइनस f ऑफ x। ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, भूल जाते ना, थोड़ा मेमोरी आपको रिकॉल कराएगी। यहाँ सर आपने पेट्रोल में पढ़ा दिया, ये तो हमें तो याद ही नहीं था, अब याद आ जाएगा यार। हमारे साथ नहीं होता, कोई बात, आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ नहीं होने देंगे, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना कि ऑड फंक्शन क्या हुआ, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, दैट्स इट। अब आता हूँ भैया मैं ओरिजिनल फंक्शन पे, और थोड़ा सा आप अपने अपना थोड़ी कमर सीधी कर लो, थोड़ी सी, थोड़ा माइंड को और थोड़ा फोकस पर ले आओ जो मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अब जो मेन आ रहे हैं ना, मेन जो फंक्शंस वी हैव राइट नाउ, दैट इज these फोर एंड फर्दर वी विल डिस्कस। ओके, राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिटी फंक्शन। Just I'm recalling you 11th class because they will use right by side again and again. So what is the identity function? That is y is equal to fx is equal to x. जस्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ यार कि यहाँ पर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि y इक्वल टू एक्स। अंडरस्टूड है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो f ऑफ x ही आपके पास, x इक्वल टू y। आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट इट सेज, जस्ट लुक एट द ग्राफ। y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना आता है ना आपको, ये रहा, ये x है, y है, व्हाट इट सेज, y इक्वल टू x है भाई। तो डोमेन याद है, डोमेन ऑफ f ऑल रियल, रेंज ऑफ f ऑल रियल, पता है ना, डोमेन x से रिलेट करता है, मतलब x एक्सिस। और आपको यानी कि इस पर ग्राफ में सीधा ये तो देखना होता है ना कि x एक्सिस की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज यूज हो रही है, कौन सी पॉसिबल वैल्यूज x की यूज हो रही है, यहाँ पे तो सारी यूज हो रही है, देख लो आप, x की हर वैल्यू के लिए y एसोसिएट हो रहा है। इट मींस क्या है, आइडेंटिटी नाम से है यार, एक जैसा, मतलब जैसा x होगा वैसा ही y होगा, तो ये डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये सीधा सा यार आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, इनपुट कुछ भी हो, डोमेन को इनपुट में कंसीडर करते हैं, जो आउटपुट आता है इनपुट रखने के बाद वो तो कोडोमेन में कंसीडर करते हैं, रेंज आती है वो सीधी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू सी एंड यू नो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी एंड व्हाट वी हैव द कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट यार कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, ठीक है। अब देखो मैं दोनों कंडीशन लिख रहा हूँ, अगर c 0 से बड़ा हुआ मेरा, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इट मींस वो पॉजिटिव ही तो आएगा, y की वैल्यू तो दे ही रहा है ना यार, y इक्वल टू सी, y की वैल्यू कहाँ पर आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस ही तो आएगी। ओके, ये y एक्सिस है और y इक्वल टू सी, नीचे भी हो सकता है, बट सी या लेस देन 0, तो यानी कि y ये 0 है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से नीचे y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब आएगी तो आपको पता है पैरेलल टू x एक्सिस देगी। और तीसरा, x एक्सिस पर ऑलरेडी क्या होता है, y इक्वल टू 0, यार 0 भी तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, कांस्टेंट 0 हो सकता है। y इक्वल टू 2, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, तो 2 कहाँ आएगा यार, पैरेलल टू x एक्सिस ऊपर ही तो आएगा, y इक्वल टू -3 नीचे हो गया, पैरेलल टू अगेन x एक्सिस, तो वो भी कांस्टेंट ही है ना, -3 फिक्स है y की वैल्यू, y इक्वल टू 0, दैट इज कांस्टेंट अगेन एंड दैट इज ऑन द x एक्सिस। डन है, ओके। नेक्स्ट, दैट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में याद है आपको, लीनियर याद करो यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वही तो हो गया सिंपल, कि लीनियर फंक्शन क्या कहता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब मैं सीधा सा पॉइंट भी कुछ भी उठा लूँ यार, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, ये भी लीनियर फंक्शन ही तो हुआ। अब यहाँ m कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, ठीक है, इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, तो लीनियर फंक्शन ऑलरेडी हो गया, विच शोज अ लीनियर लाइन, ओके, विच शोज अ लाइन। तो यहाँ भी क्या फर्क पड़ रहा है, इसको x की हर वैल्यू तो यूज हो रही है, मींस दिस इज x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज योर y इज इक्वल टू mx प्लस c,
आपको पता ना ये y के ऊपर c है, कुछ भी हो सकता है यार, लाइन नीचे भी हो सकती है, ये सब 11th में पढ़ा है आपने, ठीक है। जैसे मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, तो यहाँ पर डोमेन क्या हुआ, अगेन ऑल रियल, रेंज क्या हुआ, ऑल रियल्स। अच्छा इसकी तो मैं भूल ही गया, इसमें डोमेन क्या था, ऑल रियल, और रेंज क्या आ रहा है यार, वो कांस्टेंट ही तो आ रहा है बस। क्यों, पता है उसको फिक्स रहना है, आउटपुट तो सी ही रहेगा ना, रेंज तो सी ही रहेगा, इनपुट कुछ भी डाल दो, एक्स की सारी वैल्यू चूज कर लो, चाहे वाई को तो सी रहना है। ओके, एब्सोल्यूट या वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन, ये आपके लिए उस टाइम भी नया था, ये तो इजीली याद भी हो जाते थे, लेकिन आपने पढ़ा डोमेन भी, डोमेन रेंज का आपको पता होना चाहिए भाई। तो y equal to x is a modulus function, this is the absolute value function, that is mod of x, y is equal to mod of x, मतलब सोच के देखो, अगर मैं आपसे सीधा सा पॉइंट पूछूं y is equal to mod of x, आप कहोगे सर ये क्या है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इनपुट वेरिएबल यानी कि डोमेन होता है x और कोडोमेन होता है y, यानी कि रेंज होता है y कोडोमेन के अंदर, ठीक है। x आपने कुछ भी पुट किया, मतलब चाहे पॉजिटिव x पुट किया चाहे नेगेटिव x पुट किया, वैल्यू क्या रहनी है, पॉजिटिव ही रहनी है। इसको ब्रेक कर दो, मोड को ब्रेक करने का तरीका पता है ना आपको, क्या, प्लस x और माइनस x, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, तो आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 माइनस x, तो भैया y इक्वल टू x एक ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू x कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ये कौन है, y इक्वल टू x है, y इक्वल टू माइनस x कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, y इक्वल टू माइनस x, आपका आउटपुट y है ना, वो देखो ना कहाँ है, अबव x एक्सिस है, अबव x एक्सिस y की ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, मिनिमम 0 है ना, आउटपुट 0 से ग्रेटर हुआ, 0 और 0 से ग्रेटर हुआ ना, इट मींस डोमेन क्या हुआ, x की तो सारी वैल्यू यूज होगी, और रेंज क्या हुआ, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे भैया, यहाँ बोलेंगे भैया डोमेन ऑफ f ऑल रियल्स, रेंज ऑफ f नॉन नेगेटिव रियल, देख लो, क्लोज इंटरवल ऑन 0 0 टू इंफिनिटी, दिस इज द फोर्थ टाइप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ओके जी, फिफ्थ वन आ जाओ। फिफ्थ वन क्या है, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम तो सुना ही होगा, पर ये नाम नहीं सुना होगा, ये भी सुन लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को साथ ही साथ स्टेप अप भी कहा जाता है और फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। स्टेप अप और फ्लोर फंक्शन ये आपको हेल्प करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में और अच्छे से बताने में, ठीक है, इजीली हो जाएगा आपके लिए। ये आपके लिए नया है, ये टाइप्स आपने 11th में नहीं पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है कोई, मतलब ये भी कोई भला है, बोले ये है भैया, दैट इज इट्स आल्सो अपोजिट ऑफ ग्रेटेस्ट, मतलब स्टेप डाउन और सीलिंग फंक्शन, ठीक है ना, सीलिंग फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें फ्लोर फंक्शन है स्टेप अप, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ होगा स्टेप डाउन और यहाँ होगा स्टेप अप, मतलब ये स्टेप अप अप करेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा आगे चलेगा, ये आगे कदम बढ़ाएगा, और ये कहेगा पीछे बढ़ेगा, पीछे चलो, पीछे, आगे नहीं जाना हमें, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, दैट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, y इक्वल टू fx तो है ही, और किसके इक्वल, ये है, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा फ्लोर में रहना ना, इसको बेचारा कर मेरे नीचे फ्लोर लगा दो, फ्लोर में रहना पसंद करता हूँ, बस ये सिंबल है, दिख रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिंबल। अब इसको समझना थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ग्राफ जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ पहले आपको बताऊंगा कैसे आया, ठीक है। ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट का मतलब ये मत समझ लेना ग्रेटेस्ट हो गया, अबे यार सोच के देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर बता भी सकते हो क्या, नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में
यहाँ पर आपको सीधा ये देखना है कि जो वैल्यू आप यहाँ रखोगे, यानी कि x इज रियल, x तो रियल हो गया, इनपुट तो रियल है, कुछ भी पुट करो। आउटपुट क्या लेना है, आउटपुट इंटीजर वैल्यू लेनी है, वो इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, अब इंटीजर वैल्यू लेगा, कौन सी वाली इंटीजर वैल्यू लेगा, इट डिपेंड्स ऑन द रियल नंबर। ठीक है, तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, नंबर लाइन की हेल्प से मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, थोड़ा इसमें मत जाइएगा, 7th 8th पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा। ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इधर पे आ जाओ, -1 -2, मैं आपको 2-3 वैल्यू लेकर दिखाऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि मेरा डोमेन तो है ऑल रियल, कोई इशू नहीं है जी, सारे रियल हो, सारी वैल्यू यूज करोगे आप। ठीक, अब मैं बात करता हूं, x मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 1.5, यही बताता हूं, चलो x मैंने ले लिया 1.5। ठीक है, अभी जो मैंने 1.5 लिया है ना, इस 1.5 से पहले आ जाओ अब, क्योंकि इसको फ्लोर फंक्शन चाहिए। फ्लोर का मतलब 1.5 आपका यहाँ पर है, और इसको क्या चाहिए, उससे पहले वैल्यू, यानी कि फ्लोर फंक्शन। ये तो भैया इंटीजर वैल्यू लेगा, इंटीजर 1 रख दिया तो 1 तो रहेगा ही, 2 रख दिया 2 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। अदर देन इंटीजर जो भी वैल्यू रखोगे ना, उसमें ये बैक जाएगा, ये स्टेप डाउन जाएगा। मतलब वो कह रहा है कि मुझे वो इंटीजर जो जिसको मैं क्रॉस कर चुका हूं, है ना, यानी कि 1.5 फ्लोर पे है, मेरे को जमीन पे रहना भाई, जमीन पे वो जो इंटीजर है ना वो दे दो मुझे छत पे नहीं चढ़ना, मुझे छत पे नहीं लगना। ठीक है, तो मेरा काम है 1.5, ये कह रहा है, तो 1.5 के लिए उससे पहले इंटीजर कौन सा क्रॉस हो चुका है, दैट इज 1। जस्ट वो जो इंटीजर जस्ट क्रॉस हुआ है, सिर्फ वो लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 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 जस्ट क्रॉस हुआ है उससे पहले, तो 1 हो गया। ठीक है, तो सेम थिंग, अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गई, ओके जी। अगर मैंने -2.3 लिया, सोचो -2.3, तो -2.3 मेरा इधर आ गया, ये रहा -2.3। अब -2.3 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर क्रॉस हुआ है, अरे यार पहले वाला, मतलब आपको पता है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट होता है इंक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जब आप गए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, जबकि आपको उससे पहले वाला जो इंटीजर क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर -2.3 से पहले इंटीजर कौन सा क्रॉस हुआ है, दैट इज -3। इट मींस वो फ्लोर पे रहना चाहता है। मैं आपको फिर तो बोल रहा हूँ यार, फ्लोर वाली बात है ना, दिमाग में रख लो। फ्लोर फंक्शन क्या कहता है कि फ्लोर मतलब ये है कि जो भी रियल वैल्यू रख दी ना उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उससे जस्ट क्रॉस, उससे पहले जो इंटीजर क्रॉस हुआ है वो चाहिए, फ्लोर पे चाहिए, मतलब स्टेप बैक स्टेप डाउन, पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो वैल्यू तो इंटीजर आ रही है ना, तो ये तो कंफर्म्ड हो गया कि ऑल रियल है, और जो रेंज आएगी वो सारे के सारे क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आने वाले हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, अब से अगर मैं बात करूं, यहां पर हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसका ग्राफ, इसे ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, ग्राफ पे आते हैं, चलो देखो ग्राफ देखो फटाफट जल्दी से, क्या है यहाँ पर ग्राफ के बारे में। ये देखिए आप, ये ग्राफ है, इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, क्या हुआ, 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं ज्यादा वैल्यू यूज नहीं करके दिखाऊंगा, सिर्फ थोड़ी बहुत ले लेते हैं। ओके, ये देखिए आप, ज्यादा नहीं। अब आपको पता है, ये तो पता चल गया कि इंटीजर पे इंटीजर ही है, तो 0 पे तो 0 है भैया। ओके, ठीक है, 0.1 पे, 0.1 का फ्लोर क्या हुआ, 0 तो हुआ है, स्टेप डाउन, उससे पहले जाना है। यानी कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैं कब तक ऐसी वैल्यू रखी जो मुझे 0 देगी, 0.9999 भी रखूंगा ना तो भी उसका इंटीजर वैल्यू कौन होगा, स्टेप डाउन, पीछे जाओ भाई, जो उससे पहले वाला इंटीजर है दैट इज 0। तो मीन्स 0 से लेके 1 से जस्ट पहले तक, तब भी मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, यानी कि 0 मिलने वाली है। 1 नहीं मिलने वाला, 1 के ऊपर तो होलो लग गया, 1 नहीं आएगा। 1 पे होलो यहाँ क्यों लगा, क्योंकि 1 तो 1 पे वैल्यू देने वाला है, ये रहा, तो वहां नीचे होलो लग गया ना कि 0.999, इसका मतलब 1 इज नॉट इंक्लूड। जैसे हम ओपन इंटरवल नहीं लेते, ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, 0 से 1, 1 पे ओपन क्यों लगाते हैं और 1 पे होलो सर्कल भी लगाते हैं, वो उसको ओपन को रिप्रेजेंट करके 1 इंक्लूड नहीं है। ये इसलिए लगाया क्योंकि 0.999 को शो थोड़ी कर सकते हो यार, इसलिए 1 पे ओपन लगा दो, इससे मतलब उससे सारी उससे पहले वाली वैल्यू,
द सेम थिंग। आइए 1 पर आइए, 1 पे लिया तो 1 ही आएगा ना यार। 1 कब तक आएगा? 1.9 तक आएगा। कब नहीं आएगा? जब 2 पे ओपन लग जाएगा, क्योंकि 2 तो 2 पे देगा ना। 1.9999 1.999 पे 1 ही रहेगा, तो 1.9 कहाँ दिखाऊं? तो 2 पे ओपन लगाना जरूरी है। दैट्स इट। 2 के ऊपर सामने ओपन लग गया। ऐसे ही क्या हुआ, 2 पे 2 आएगा, ठीक है, फिर ओपन किस पर लग गया? 3। ठीक है, तो ये कंडीशन है। सेम थिंग यहाँ पर है, -1 है, -1 पे -1 ही रहेगा। अब देख लो ये कंडीशन क्या है, -1 पर ओपन, ये कंडीशन है यहाँ ओपन। ठीक, ओके, तो ये आपको याद रखना है यार। -1 पे -1 रहेगा ना। ओके, -1.1 भी लोगे, सोचो, -1.1 तो किसको शो करेगा? 2 तो शो करेगा ना। ये ओपन किसके सामने है? ये तो -1 के सामने है। तो दिस इज अ ग्राफ। तो अब क्या देखा, ये ग्राफ किसका है? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। नीचे कौन है? स्मॉलेस्ट इंटीजर है भाई। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है? y = fx, दैट इज दिस इज अ स्मॉल ब्रैकेट यूज फॉर स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके, और फ्लोर फंक्शन है, सीलिंग है, तो भैया मेरे ऊपर छत लगा दो, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेप अप होने वाला हूँ, मैं तो एक आगे जाने वाला हूँ। मैंने बताया ना इसके अपोजिट केस है वो, तो अपोजिट केस ही है भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ इसका ग्राफ क्या है वो देख लीजिए आप। क्या? 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या करना है या नंबर लाइन पे जाओ। चलो इसमें तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। यानी कि अगर मैं 1.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालूंगा ना, तो स्टेप अप होगा, मतलब 1.5 से नेक्स्ट आने वाला इंटीजर कौन है वो उठाएगा। दैट इज ट्रू। अब अगर मैं -1.3 की बात करूं, तो -1.3 में आपको पता है नंबर लाइन में -1.3 कहाँ आएगा? यही तो आएगा। तो उससे नेक्स्ट आने वाला इंटीजर कौन है? ये रहा। कौन? -1। तो इसका मतलब इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हुआ? स्टेप अप भाई। इसको अपने आगे वाला इंटीजर पकड़ना है। इंटीजर पे तो इंटीजर रहेगा ही, तो इनका डोमेन और रेंज तो वही है। इसका डोमेन भी क्या होगा? इसका डोमेन भी रहेगा ऑल रियल। ठीक है, और रेंज क्या रहेगा? रेंज क्या रहेगा? ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा चलेगा। ये उल्टा कैसे चलेगा ये भी देख लो आप। ये कहेगा 0 पे मैं 0 हूं, ठीक है, 0.1 पे मैं 1 हूं। अब ये क्या हुआ? इसका मतलब 0 कब होने वाला है? 0 पे तो मैं 0 हूं, लेकिन 0.1 पे मैं 1 हूं। इसका मतलब क्या हुआ? 0 पर 0 हूं और 0 पे 1 आ रहा है, और फिर 1 पे भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, 0.1 पे भी 1 रहेगा। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर स्टेप अप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ये शामिल नहीं है, यानी कि 0 पे 1 नहीं आएगा, 0.1 पे 1 आएगा। फिर देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 पर 1 नहीं आ रहा, तो 1 पे ओपन लग गया। लेकिन जैसे ही आप राइट टू 0.1 पे जाओगे तो 0.1 का क्या हुआ? 1 आ गया। तो 1, इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू 1 पे 1 रहेगी। अब 1 पे 1 आ गया, 1 पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, होलो लग गया 1 के सामने। ये देखो 1 के सामने होलो लग गया। अब 1.1 जैसे लिया तो उसके सामने 2 आ गया। दैट्स इट। ऐसे 2 पे 2 नहीं रहेगा, 2 पे 3 नहीं आएगा। तो कंडीशन ऐसे चलेगी। देखिए होलो सर्कल ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो अब देख रहे हो ये क्या है? उल्टी साइकिल चल रही है। देख लो, अब स्टेप अप हो गया ना। देखो स्टेप अप कैसे हुआ? ये स्टेप अप हो गया, देखो यहाँ पे ये स्टेप अप हो गया, कंडीशन रिवर्स होगी। देख रहे हो, यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे आ रहा था, यहाँ नीचे टच कर रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड टच कर रहा है। ये कंडीशन मतलब एक स्टेप अप हो गया इसमें। तो ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट टाइप क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन से पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें क्या हुआ ये देखो आप, फ्रैक्शनल पार्ट पे मुझे बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या कंडीशन आ रही है आपके सामने? अरे यार फ्रैक्शनल पार्ट है वो, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 2.7 है, जैसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ? 0.7। 0.7 मतलब 7/10।
0.7 का मतलब 0 से ग्रेटर, 1 से स्मॉल। फ्रैक्शन यार ऑलवेज 1 से स्मॉल ही होता है यार। 2.0 में अगर मैं 2.0 3.0 कह रहा हूँ तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 0.0, 0 तो हुआ ना। फ्रैक्शन कुछ भी 0 से स्टार्ट हो गया वो। जैसे 2.1 के तो फ्रैक्शन 0.1 आ गया, 1/10 हो गया। इट मीन फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब नाम से ही काम है भाई इसका कि वो फ्रैक्शनल पार्ट ही लेगा सिर्फ। क्या होता है ये? किसके इक्वल होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब ये ऐसा क्यों दिखाया कि अगर आपका x रियल पार्ट है, कोई भी वैल्यू है, देखो इंटीजर हुआ, ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर 0 वैल्यू देंगे। ओके, इंटीजर के अलावा कोई भी पॉइंट हुआ, मान लो 1.5 हुआ, 1.5 ये माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो 1.5 में से माइनस हो गया तो क्या बचा? 0.5। और 0.5 क्या है? वैसे देखा जाए तो 1.5 से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन आपको यहां से कैसे पता चलेगा कि 0.5 कैसे मिल रहा है? तो ऐसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ पर डोमेन क्या हुआ? डोमेन यहाँ पर क्या हुआ? ऑल रियल, सब वैल्यू पुट कर रहे हो। और रेंज क्या आएगी यहाँ पर? भैया रेंज देखो आप, फ्रैक्शनल पार्ट ही तो आएगी हमेशा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है वो देखो। वो कह रहा है यार 1 2 3 -1 -2 -3, ये मेरे पास वैल्यू है 1, ये है -1। ये कह रहा है मैं 0 है ना, 0 पे मुझे पता है 0.1 भी लूंगा तो 0.1 ही है। ठीक है, 1 पे 1। ठीक है, जैसे ही मैं गया तो 1 पे 1 तो आने नहीं दूंगा, 1 पे औंधे मुंह नीचे आऊंगा, 0 दे दूंगा वापस। ये देखो 1 पे मैंने होल्ड सर्कल क्यों लगाया कि 1 पे 1 तो नहीं दूंगा मैं। ओके, जस्ट डाउन, पुट डाउन, क्योंकि 1 रखोगे, अरे यार 1 पे क्या होगा? 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 दैट इज 0, तो हमेशा 0 आने वाला है। फिर 1.1 ऐसे ही स्टेप अप करेगा, स्टेयर्स बना देगा ये, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ गया, फिर यहाँ पर उल्टा। ठीक है, यहाँ गया, फिर ये ऐसे। तो ये मैं कोई खेल नहीं कर रहा हूँ, ये ग्राफ ही ऐसा बनेगा भाई। तो ये क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखा, आउटपुट y से रिलेटेड होता है। आउटपुट देख रहे हो 0 और 1 के बीच में ही है, मतलब 1 तो आ ही नहीं रहा ना हमेशा, 1 तो कहीं भी नहीं आ रहा, 1 से कम वैल्यू आ रही है हमेशा। तो डोमेन क्या हुआ इसका? ऑल रियल यूज हो गया, इसकी सारी वैल्यू यूज हो गई, लेकिन आउटपुट क्या यूज हो रहा है? हमेशा 0 से 1। पावर फंक्शन, सीधी सी बात है, देखो पावर फंक्शन यार, वेरिएबल की पावर x² x³ कुछ भी हो सकती है। अब इवन फंक्शन हुआ तो इवन फंक्शन के अंदर पावर अलग हो जाएगी और ऑड के अंदर पावर अलग हो जाएगी। उसमें क्या होता है ये देखो आप, पावर फंक्शन में इसमें डोमेन क्या हुआ? अब देखो मैं दो पार्ट बनाता हूँ। एक पार्ट बनाता हूँ इवन पावर का, चाहे x² चाहे x⁴ हो। फिर मैं बनाता हूँ ऑड पावर का, x³ x⁵ ये। तो इनमें दोनों में अलग अलग डोमेन होंगे। डोमेन तो सब में रेंज कॉमन होगा। रेंज क्या होगी वो देखो। फर्स्ट पार्ट है मेरा, फर्स्ट पार्ट है जब मेरी पावर इवन है, इवन देख रहे हो, x² x⁴ कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में डोमेन क्या होगा? डोमेन तो होगा ऑल रियल। ठीक है, और रेंज क्या होगी? रेंज होगी ऑल वही 0 to इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव रियल, नॉन नेगेटिव रियल। इसका ग्राफ आपको पता ही है, ऐसे बनेगा। x² का ग्राफ बनेगा ऐसे, x⁴ पे क्या बनेगा? स्मॉल कम वैल्यू में ज्यादा वैल्यू, तो इसका मतलब वहां पर ऐसे ग्राफ और क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है, x6 का और क्लोज होता चला जाएगा, ये कंडीशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ है? ये x² का है, ये x⁴ का है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या था यहाँ पे कि अगर आपके पास ऑड पावर है, उस केस में क्या होगा? डोमेन तो आपका है ही ऑल रियल। ठीक है, और रेंज क्या है? रेंज क्या होगी? यहाँ भी ऑल रियल आएंगी, कारण क्योंकि यार नेगेटिव ऑड है ना, ऑड में तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव ही देगा, तो उसमें ग्राफ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू, मतलब ये ग्राफ इसका x³ का पावर जैसे बढ़ते जाएगी और क्लोज हो जाएगा अबव टुवर्ड्स y एक्सिस, टुवर्ड्स y एक्सिस। ये x³ का ग्राफ है, ये x⁵ का ग्राफ है, ऐसे x⁷ का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन कराए, 8 टाइप्स ऑफ फंक्शन कराए। इसमें 2-3 और भी रहते हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, और उसके बाद जो +2 क्लास में फंक्शन जो होंगे ना, जैसे मैपिंग के थ्रू यूज होंगे, जिसमें आपने अभी भी ये पढ़ा ना कि फंक्शन सर आपने कहा कि एक एलिमेंट है तो उसके हर एक की इमेज यूज करेगा,
ठीक है, कर सकता है। लेकिन अब ना इन मैपिंग के थ्रू ही फंक्शंस बनने वाले हैं, ठीक है। उन फंक्शंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो आपके प्लस 2 में काम आएंगे, ठीक है। प्लस 2 के टॉपिक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो टाइप्स ऑफ मैंने फंक्शंस आपको कराए हैं, ये बेसिक यूज उनका होना ही होना है। सो बी केयरफुल, बी प्रिपेयर कि इनको याद रखना है, अच्छे से करना है। इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए मैंने आपको रिकॉल कराया। एक लेक्चर फालतू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट हमें बेसिक से बेसिक चीजें पहले करनी है ताकि हम आने वाली प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग में फिर मुलाकात करूंगा। आप प्लीज इसको पूरा लेक्चर को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, लेकिन आपको नहीं समझ में आए पूछ लेना, लेकिन आप प्लीज इस पूरे लेक्चर को एंड तक पढ़िएगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर तक देखते हैं उसमें बोर होने लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि हाँ, पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ पता चलने वाला है, नई नई चीज पता चलने वाली है, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, शब बखैर, खुदा हाफिज।